सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का करने की वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 6। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं, 2 टॉपिक हम कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक हमारे पास चल रहा है। आरबी एक्ट कर चुके हैं हम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर चुके हैं और साथ में जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो लगभग हाफ हमारा हो चुका है। 3-4 वीडियो ही और आएंगी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपका जो ख़त्म हो जाएगा। और साथ में मॉक टेस्ट आपके साथ के साथ चल रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है आपको खुद पता चलता रहे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है अंडर सेक्शन 7 द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द, कि सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक को बनाता है, जो मेक करता है उसको उसको क्या बोला जाता है। तो हमारे पास होता है ड्रॉवर, जो ड्रा करता है उसको। सेकंड, द पर्सन डायरेक्टेड टू मेक पेमेंट अंडर ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द, कि जो पर्सन है जो पेमेंट करने के लिए, जिसको पेमेंट करने के लिए बोला गया कि पेमेंट जो है इसको की जाएगी अंडर ए बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है। तो वो हमारे पास होता है ड्रॉवी, यानी कि जिसको पेमेंट की जाएगी। क्वेश्चन थर्ड है ए पर्सन में बी नेम्ड इन ए बिल एच, कि एक पर्सन को बिल में एक नाम दे सकते हैं इन ए बिल एच। क्या हो सकता है? तो हो सकता है भाई कि ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। इसका मतलब क्या होता है ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि एक जिसको यानी कि पैसे जाने थे, अगर किसी वजह से उसको पैसे नहीं जा पाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता पेमेंट, तो ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड में क्या हो सकता है कि भाई उस पर्सन को छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के पास पैसे यानी कि पेमेंट उसको की जा सकती है। तो वो हो जाता है हमारे पास ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। नेक्स्ट आता है द लाइबिलिटी ऑफ ए ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड अराइजिस व्हेन। अब जो ड्रॉवी है इन केस ऑफ नीड, उसकी लाइबिलिटी कब आती है? तो उसकी लाइबिलिटी कब आएगी? व्हेन ओरिजिनल ड्रॉवी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल। जब जो ओरिजिनल ड्रॉवी है, ठीक है, वो बिल को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, उसके बाद जो ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड था उसकी लाइबिलिटी वहां से स्टार्ट होती है, उसकी आवश्यकता यानी कि वहां पे जाकर पड़ेगी। क्वेश्चन 5 है ए बिल ऑफ एक्सचेंज में बी पेबल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से पेबल हो सकता है? तो हो सकता है कि ऑन डिमांड हो सकता है या फिर ऑन ए फ्यूचर डेट ये हो सकता है। क्वेश्चन 6 हमारे पास आता है ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन ए फ्यूचर डेट इज कॉल्ड। ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज है या चाहे आपके पास प्रोमिसरी नोट है जो एक फ्यूचर डेट के ऊपर पेबल होगा, तो उसे बोलते हैं हम यूजेस बिल। उसके बाद ए यूजेस बिल मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर। यूजेस बिल एक्सेप्ट होना चाहिए किस से पहले? तो ये हमारे पास होता है पेमेंट से पहले जो है यूजेस बिल जो है वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 8 है while calculating the maturity of a यूजेस बिल how many days of grace are allowed। जब हम यूजेस बिल की मैच्योरिटी को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितने डेज जो दिए जाते हैं ग्रेस के लिए, कितने डेज ऑफ ग्रेस अलाउड उसके अंदर होती है। तो ये मैंने आपको बताया है कि सभी में ये रहेगा 3 डेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 9 इफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड। अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है तो नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू। तो जो नोटिस है डिसऑनर का वो किसको दिया जाना चाहिए? तो ये हमारे पास दिया जाता है ड्रॉवर को एंड अदर पार्टीज एंटाइटल्ड टू नोटिस, कि भाई जिसने ड्रॉ किया था, जिसने बनाया था, जो मेकर था, जो ड्रॉवर था, उसको दिया जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर का जो नोटिस है। और साथ में अगर कोई और पार्टीज हैं जिनको दिया जा सकता है तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा। सेक्शन 10 आता है, सॉरी क्वेश्चन 10 है सेक्शन 8
ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद। सेक्शन 8 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का किसके साथ डील करता है? तो ये हमारे पास होता है होल्डर। इसमें होल्डर के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 11 है, ए होल्डर इज ए पर्सन एंटाइटल टू एंटाइटल इन हिज ओन नेम टू। तो ये हमारे पास होता है कि भाई possesses the instrument and receive or recover the amount due। कि भाई होल्डर कौन होगा? कि ऐसा पर्सन जिसके पास पोजेशन होगा, इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होगा, और जो रिसीव या फिर रिकवर कर सकता है अमाउंट को जो उसके ऊपर लिखा गया है, उस पर्सन को बोला जाता है होल्डर। नेक्स्ट है, इफ ए negotiable instrument is lost or destroyed, the holder is the person who was entitled to possesses it। कि भाई अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो होल्डर होता है, जिसका यानी कि उसका परिणाम है, वो क्या कर सकता है? तो इसमें होता है was entitled to possess it at the time of loss or destruction। यानी कि जब वो खोया गया है तो उस वक्त भी उसका हकदार कौन रहता है? जो यानी कि जिसका उसका परिणाम था, जो कि होल्डर था। नेक्स्ट है 13, सेक्शन 9 डील्स विद। सेक्शन 8 हमारे पास होता है होल्डर के लिए, और सेक्शन 9 हमारे पास किसके लिए हो जाएगा? ये होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद है, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्वायर्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि भाई जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, उसको जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है, तो वो हमारे पास होता है फॉर कंसीडरेशन बिफोर मैच्योरिटी। यानी कि पहली बात तो किसी कंसीडरेशन के लिए, किसी वैल्यू के लिए, किसी गुड्स मान लो उसने दिया है, उसके लिए वो दिया जाता है, फॉर वैल्यू वो दिया जाता है। और दूसरा होता है बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले उसके पास आना चाहिए, तो उसको हम बोल देंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्वेश्चन 15 हमारे पास है, इन केस ऑफ ए बेयरर इंस्ट्रूमेंट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स बिकम इट्स। अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो क्या बन जाता है? तो वो हमारे पास बन जाता है पोसेसर, यानी कब्जाधारी, जिसका उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर कब्जा होता है, उसका पोजेशन उसके ऊपर होता है। 16 है, इन केस ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो ए होल्डर इन ड्यू कोर्स बिकम। तो उस केस में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो कैसे बनता है? तो वो बनता है पेई और एंडोर्सी। वो बन जाता है, या तो पेई या फिर एंडोर्सी कुछ भी बोल सकते हैं, वो बनता है। क्वेश्चन 17 है, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्वायर्स एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट। कि जो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक्वायर करता है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कोई चेक हो गया, विदाउट सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट, बिना किसी ऐसे रीजन को जाने, जो क्या हो सकता है कि ट्रांसफरर्स टाइटल इज डिफेक्टिव। यानी कि जिस पर्सन ने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उसको ट्रांसफर किया है, उस पर्सन का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है या नहीं है, या हो सकता है। इस चीज़ को बिना जाने जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर करता है। वो ये सोच के करता है, यानी कि भाई जो ट्रांसफरर है, ठीक है, वो जो है उसका टाइटल भी गुड उसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 10 डील्स विद। तो सेक्शन 10 डील हमारे पास करता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 8 हमारे पास आ गया होल्डर, सेक्शन 9 आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, और सेक्शन 10 हमारे पास आ जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ये आपको याद रखना है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स आ गया। उसके बाद है 19, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन पेमेंट मेड अकॉर्डिंग टू द। कि जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि भाई जो पेमेंट है किसके अकॉर्डिंग की गई है? अकॉर्डिंग टू द। तो होता है अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अपरेंट टेनर का मतलब क्या होगा? कि भाई जो भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा गया था उस और जिसको पे करने के लिए बोला था, वो सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से रीड की गई है। उसके बाद बिना किसी
नेग्लिजिबिलिटी के उस इंस्ट्रूमेंट को पास किया गया है, तो ये बोला जाता है उस, यानी कि पेमेंट की गई है तो उस पेमेंट को बोला जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है पेमेंट इन ड्यू कोर्स मस्ट बी मेड इन। और जो पेमेंट है इन ड्यू कोर्स वो कैसे की जानी चाहिए, तो वो हमारे पास होता है गुड फेथ, यानी कि गुड फेथ में की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बैंकर है वो जानबूझ के बैड फेथ में बोल सकते हैं, नेग्लिजेंस में बोल सकते हैं, या फिर जानबूझ के किसी फ्रॉड के चक्कर में वो पेमेंट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है वो कम मानी जाती है जब आप एज ए गुड फेथ में उसको कर रहे हो, कि आप ये मान के चलते हो कि जो उसके ऊपर लिखा गया है वो सारा ठीक है और उसी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हो, तो होता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। 21 है पेमेंट इन ड्यू कोर्स शुड बी मेड। कैसे की जानी चाहिए, तो ये हमारे पास होता है विदाउट नेग्लिजेंस, बिना किसी लापरवाही के वो की जानी चाहिए। 22 है पेमेंट इन ड्यू कोर्स शुड बी मेड टू द। जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है वो किसको की जानी चाहिए, तो ये हमारे पास होता है पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि वो पर्सन जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसको पेमेंट की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है 23rd देयर शुड बी नो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द पर्सन इन पोजेशन। और कोई भी ऐसा, अभी ये सारे साल जो हम पढ़ रहे हो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कि भाई ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे बिलीव किया जा सके कि जिस पर्सन के पास उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है वो क्या हो सकता है, कि वो इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, कि ऐसा मान के नहीं चला जाएगा कि भाई जिस पर्सन के पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है वो पर्सन तो पेमेंट लेने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी मान के नहीं चला जाता, ये मान के चला जाता है कि जिस पर्सन को पेमेंट की जा रही है वही जो एंटाइटल्ड है पेमेंट लेने के लिए, बिना किसी नेग्लिजेंस से की जाएगी, अपर एंड टेनर के हिसाब से की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अपर एंड टेनर मीन्स। जो अपर एंड टेनर हमने ऊपर पढ़ा उसका मतलब क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है कि डिटेल्स विजिबल ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास आएगा पेमेंट के लिए उसके ऊपर जो भी लिखा गया है वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, यानी कि आप उसको अच्छे से समझ पाओ, उसे बोलते हैं अपर एंड टेनर। जो डेट है, वो ऑर्डर है, बैरियर है, किसको पे किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसके हिसाब से आप पेमेंट करोगे बिना किसी नेग्लिजेंस के, गुड फेथ के अंदर, तो वो पेमेंट को बोला जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स का फायदा कहाँ पे होता है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि जब पेमेंट गलत हो जाती है तो कौन सी पेमेंट का जो चार्ज है, पेनल्टी है, वो बैंक के ऊपर या बैंकर के ऊपर पड़ती है और किसकी नहीं पड़ती, तब जाके आपको ये आगे समझ में आएगा। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अपर एंड टेनर। अपर एंड टेनर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो ये हमारे पास होता है डेट होता है पहले तो, कि डेट चेक करने की भी मैच्योरिटी उसकी हुई है अभी नहीं है, कि मान लो चेक लेके आ गया आपके पास, चेक की डेट अभी आई नहीं है, आपने पहले ही उसको पास कर दिया, इस तरीके की चीजें चेक की जाती हैं। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स ये दोनों चेक किए जाएंगे। टू बैरियर है, फिर ऑन ऑर्डर है, क्रॉस्ड है या फिर अनक्रॉस्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अपर एंड टेनर के अंदर आती हैं। सभी चीज़ों को आपको अच्छे से देख के पेमेंट करनी होती है गुड फेथ के अंदर विदाउट नेग्लिजेंस। उस पेमेंट को बोला जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्वेश्चन नंबर 26 आता है गुड फेथ मीन्स, कि गुड फेथ हमने जो पढ़ा है कि गुड फेथ में की जानी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, तो ये होता है कि भाई ऑनेस्टली की जानी चाहिए, ईमानदारी से की जानी चाहिए। आपको पता हो कि भाई जो पेमेंट की जा रही है वो बिल्कुल सही है, तब वो पेमेंट की जानी चाहिए, गुड फेथ के अंदर वो की जानी चाहिए। 27 आता है एन इनलैंड बिल इज ए बिल ड्रॉन इन इंडिया, कि जो एक इनलैंड बिल है वो इंडिया के अंदर ड्रॉन किया गया है, तो वो क्या होगा हमारे पास, तो ये होता है कि भाई और इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया, कि भाई इनलैंड बिल किसको बोल लेंगे, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या पूछेगा कि भाई इनलैंड बिल कौन सा होता है, तो इनलैंड बिल वो होता है जिसको इंडिया के अंदर ड्रॉ किया गया है और इंडिया के अंदर ही वो पेबल हो। उसके बाद
आता है नेक्स्ट 28, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया वेयर द ड्रॉवी इज रेजिडेंट इन इंडिया इन एन इनलैंड बिल इवन इफ इट इज, कि भाई एक जो बिल ड्रॉ किया गया इंडिया के अंदर और उसका ड्रॉवी है वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो इन एन इनलैंड बिल, इफ इट इज तो वो क्या होगा हमारे पास, तो इस पे भी पेबल आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के बाहर जो क्या हो वो पेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है 29, ए फॉरेन बिल, फॉरेन बिल की बात हो रही है, पहले इनलैंड बिल हमने पढ़ा, फॉरेन बिल आ गया, इंक्लूड्स ए बिल ड्रॉन इन इंडिया बट पेबल बाय ए पर्सन, तो फॉरेन बिल कौन सा होगा जो इंडिया के अंदर ड्रॉ किया गया है और पेबल बाय ए पर्सन, तो पेबल बाय पर्सन उसमें कौन आ जाएगा, रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रहता हो, ये फर्क होता है हमारे पास इनलैंड बिल और फॉरेन बिल के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन 30, ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया इज कंसीडर्ड ए, एक बिल जिसको इंडिया से बाहर जो ड्रॉ किया गया है तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, तो ये हमारे पास होता है फॉरेन बिल, इसको बोलते हैं फॉरेन बिल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 कि सेक्शन 14 डील विद, सेक्शन 14 किसके साथ डील करता है, तो ये हमारे पास होता है नेगोशिएशन, ये हमें जो नेगोशिएशन हम बार बार पढ़ रहे हैं ये करता है नेगोशिएशन के साथ डील। 32 आता है एन इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी नेगोशिएटेड व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन सो एज टू मेक हिम द, कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट है उसको नेगोशिएबल कब बोला जाएगा, नेगोशिएटेड कब बोला जाएगा, जब उसको ट्रांसफर किया जाता है अनदर पर्सन को, सो एज टू मेक हिम द, उसको यानी कि जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, तो वो बन जाता है उसका होल्डर, तो उस अगर ये ऐसा होता है तब उसको बोलते थे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते थे नेगोशिएटेड। 33 है सेक्शन 15 डील विद, सेक्शन 15 किसके साथ डील करता है, तो ये हमारे पास होता है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 34, एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एन और एन अटैचमेंट स्लिप कार्ड, तो ये हमारे पास क्या होता है कि भाई जो एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट मीन साइनिंग ऑन द फेस, कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसके फेस पे या फिर बैक पे साइन किए जाते हैं और अगर उसके साथ एक स्लिप अटैच कर दी जाए तो उस स्लिप को क्या बोला जाता है, तो हमारे पास होता है एलओनजी, यानी कि ऐसी स्लिप जिसके ऊपर साइन किए जाएंगे, वैसे तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन किए जाते हैं लेकिन एलओनजी का यूज कब आता है, जब एंडोर्समेंट बहुत ज़्यादा होनी हो, बहुत ज़्यादा लोगों के साइन चाहिए आपको, लेकिन अब जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पास ऊपर सभी लोगों के साइन नहीं हो सकते, तो उसके साथ एक पेपर जोड़ दिया जाता है, एक स्लिप जोड़ दी जाती है जिसको बोलते हैं एलओनजी, और उसके ऊपर साइन ले लिए जाते हैं, उसके ऊपर एंडोर्समेंट ले ली जाती है। नेक्स्ट आता है 35, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक मीन्स, ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है कि भाई मेयर सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर, यानी कि सिर्फ साइन किए गए, सिग्नेचर किए गए एंडोर्सर के द्वारा, वो होते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। उसके बाद इसी के अंदर आता है कि एंडोर्समेंट इन फुल, फुल का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाता है कि भाई डायरेक्शन टू पे द अमाउंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और हिच ऑर्डर, अब जो ब्लैंक है उसमें क्या किया कि आपने ऐसे साइन कर दिए सिर्फ, ठीक है साइन कर दिए, लेकिन जो फुल है उसमें यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, मान लो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा, ठीक है, और कौन से बैंक का है वो, तो ये सारी सारी चीज़ें यानी कि उसमें लिखी जाएंगी, तो फुल एंडोर्समेंट में क्या होगा कि डेट आपने लिख दी, अब या तो हिज ऑर्डर पे होगा वो, या फिर अगर चेक की बात करें फिर तो आपको पता है कि 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, या ऐसा कुछ है तो मैच्योरिटी के ऊपर होता है। तो फुल एंडोर्समेंट में क्या होता है कि सारी चीज़ें लिखी होंगी, ये लिखा होगा कि एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड पर्सन को
पे किया जाना चाहिए, तो ऐसी डायरेक्शन दी जाती है, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट इन फुल। नेक्स्ट आता है 37, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 50। तो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जो है सेक्शन 50 के अंदर बताई गई है, और क्या होती है, तो ये हमारे पास होता है रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड फर्दर नेगोशिएशन। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, किस चीज को, एंडोर्समेंट को, यानी कि फर्दर एंडोर्समेंट या फिर उसकी नेगोशिएशन को रोक दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्ट एंडोर्समेंट। 38 है सेंस रिकर्स एंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 52 में हमें बताया गया सेंस रिकर्स एंडोर्समेंट, और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि भाई एंडोर्सर एक्सक्लूड्स हिज लाइबिलिटी। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा तो जो उसको ड्रा कर रहा है एज ए पेमेंट के लिए ही किया जाता है, तो उसकी लाइबिलिटी बनती है कि भाई वो पेमेंट पे भी करेगा। ऐसा नहीं है कि लिख के तो दे दिया आपने लेकिन पे आप उसको नहीं कर रहे हो। तो इसमें वही बात कहेगी कि जो सेंसरी कैश एंडोर्समेंट है उसमें जो लाइबिलिटी जो बनती है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि भाई मैं इसके लिए पेमेंट करने के लिए मैं लाइबल नहीं हूँ, ये इसमें होता है। नेक्स्ट आता है 39, अंडर सेक्शन 56 पार्शियल एंडोर्समेंट मीन्स। पार्शियल एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, तो ये हमारे पास है कि ट्रांसफर ऑफ ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट। पार्शियल का मतलब होता है कि एक छोटा सा हिस्सा, तो वही बात इसके अंदर बोली गई है कि भी ये बोला गया कि एक, मान लो वैसे तो 20,000 का बिल है लेकिन आपको 8,000 रुपये उसमें से करने हैं, पे करने हैं, तो उस एंडोर्समेंट को बोलते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट। क्वेश्चन 40 है इन कंडीशनल एंडोर्समेंट द एंडोर्सर में मेक हिज लाइबिलिटी सब्जेक्ट टू। कंडीशनल एंडोर्समेंट के अंदर एक कंडीशन लगाई जाती है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एंडोर्सर है वो अपनी लाइबिलिटी को क्या कर सकता है, तो अपनी लाइबिलिटी को कर सकता है, एक कंडीशन बना सकता है कि भाई अगर ये कंडीशन पूरी होगी तब जाके मैं पेमेंट करूंगा, तब मेरी लाइबिलिटी स्टार्ट होगी। तो कंडीशनल एंडोर्समेंट उसको बोलते हैं कि उसके अंदर एक कंडीशन लगा दी गई है। तो देखिए जो हमने टॉपिक किया है उसमें सारा का सारा बिल्कुल अच्छे से आपको कराया गया है। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा, पहले आप टॉपिक देखें, उसके बाद आप ये जो मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 41 है हमारे पास, इन ए कंडीशनल एंडोर्समेंट द कंडीशन में डिपेंड अपॉन। कि कंडीशन एंडोर्समेंट के अंदर जो कंडीशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो सकती है, तो होता है ए कॉन्टीजेंट इवेंट, यानी कि एक ऐसी घटना जो आगे होने वाली है या एकदम से कोई घटना होने वाली है, तो उस घटना के ऊपर कि भाई जब ये घटना होगी उसके बाद मान लो मैं लायबल होऊंगा, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। 42 है अंडर ए कंडीशनल एंडोर्समेंट द एंडोर्सी बिकम्स एंटाइटल्ड टू पेमेंट। कि कंडीशनल एंडोर्समेंट के अंदर जो है जो एंडोर्सी है वो होता है बिकम्स एंटाइटल्ड टू पेमेंट, पेमेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास होता है कि भाई कि ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, यानी कि जो एंडोर्सी है जिसका उसके ऊपर नाम लिखा गया इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसको पेमेंट कब होगी, तो वो कब होगी जो कंडीशन लगाई है जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, यानी कि जब कंडीशन फुल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मान ली जाएगी, उसके बाद जो है लायबल बनेगा एंडोर्सर, और उसके बाद उसकी जो पेमेंट की जाती है। 43 है इन ए फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट द एंडोर्सर में वेव। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट के अंदर जो एंडोर्सर है वो किस चीज को वेव कर सकता है, तो ये वेव कर सकता है नोटिस ऑफ डिसऑनर, कि भाई मुझे कोई भी सूचना नहीं दी जानी चाहिए अगर जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है। 44 है द फ्रेज यूज टू वेव नोटिस ऑफ डिसऑनर इज। तो ये हमारे पास होता है नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, यानी कि जो हम जो पहरा है कि यूज टू वेव नोटिस, वेव नोटिस का मतलब वेव नोटिस ऑफ डिसऑनर, इसका मतलब क्या होता है कि भाई नोटिस ऑफ डिसऑनर को वेव कर दिया गया है। 45 है
even after waiving notice of dishonor the endorser remains liable for। कि भाई वैसे तो जो एंडोर्सर है उसने जो नोटिस है उसको डिसऑनर कर दिया, जिसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, उसको यानी कि मुझे कोई भी डिसऑनर का नोटिस नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो एंडोर्सर है वो लाइबल रहेगा। किस चीज के लिए लाइबल रहेगा? तो होता है नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं जो पेमेंट नहीं होती इंस्ट्रूमेंट की, लाइबल वो तब भी रहेगा पेमेंट करने के लिए। 46 है ए forged endorsement in an endorsement signed by, कि एक forged endorsement है, इज एन एंडोर्समेंट साइंड बाय, किसके द्वारा वो साइन होती है? तो ये होता है कि ए पर्सन अदर देन द रियल एंडोर्सर। अगर एक ऐसी एंडोर्समेंट की गई है, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एंडोर्समेंट की गई है, लेकिन जिस पर्सन उसके उसको एंडोर्स किया है वो पर्सन एंडोर्समेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं था, ठीक है, तो उस पर्सन को को हम बोल देते हैं फोर्ज एंडोर्समेंट, यानी कि ऐसा पर्सन ने एंडोर्समेंट कर दिया है जो कि एंडोर्समेंट करने के लिए जो मान्य नहीं था, एलिजिबल नहीं था, लेकिन उसने कर दिया, तो उसको बोलते हैं फोर्ज्ड एंडोर्समेंट, यानी कि जाली। 47 है ए पर्सन ड्राइविंग टाइटल थ्रू ए फोर्ज एंडोर्समेंट गेट। अगर एक पर्सन है यानी कि किसी ने फौज एनोर्समेंट कर दी है, तो जो पर्सन है जिसको उसके ऊपर टाइटल मिला है, यानी कि मान लो उसको होल्डर बना है, तो वो हमारे पास इस केस में क्या हो जाता है? नो वैलिड टाइटल, उसका उसके ऊपर कोई भी टाइटल नहीं होगा। 48 हमारे पास है if the amount in a negotiable instrument differs in words and figures which amount prevails under section 18। अगर negotiable instrument के अंदर जो अमाउंट पे करने के लिए बोला गया वो वर्ड्स और फिगर्स के अंदर मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में कौन सी पेमेंट की जाती है, किस पेमेंट को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये पेमेंट हमारे पास होती है अमाउंट इन वर्ड्स, जो अमाउंट वर्ड्स के अंदर लिखे गया है। और सबसे बेटर तरीका ये है कि भाई अगर आप कस्टमर से बात कर सकते हो, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आप एक बार ये बात कन्फर्म जरूर कर लें। 49 है अंडर सेक्शन 20 द होल्डर ऑफ एन इनकोहेट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट हैज द राइट टू कंप्लीट इट फॉर एन अमाउंट। कि भाई एक स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट है, अंडर सेक्शन 20 की बात हो रही है, तो जो होल्डर है इनकोहेट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट था, उसके ऊपर वो कितने अमाउंट को जो रिकवर कर सकता है, ये कितने अमाउंट की पेमेंट वो ले सकता है। तो ये हमारे को होता है नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू कवर्ड बाय द स्टैम्प, यानी कि जो स्टैम्प से ऊपर की वैल्यू उसके अंदर कवर नहीं होगी, उससे नीचे वो कितनी भी पेमेंट जो ले सकता है। क्वेश्चन 50 है ए पर्सन अदर देन ए होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मोर देन, एक पर्सन है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स से अलग है, वो रिकवर नहीं कर सकता फ्रॉम एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मोर देन, किससे ज़्यादा? तो ये हमारे पास होता है कि द अमाउंट इंटेंटेड बाय द साइनर, कि भाई ये बोला गया कि साइनर ने जो बोला है भाई इससे ज़्यादा पेमेंट आपको नहीं दी जाएगी, तो उससे ज़्यादा पेमेंट उसको नहीं दी जा सकती। तो ये था हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 6। मॉक टेस्ट आपके पास लगातार आते रहेंगे। पिछले साल भी हम लगभग 150 के आसपास मॉक टेस्ट लेकर आए थे। अब की बार भी लगातार आपके पास मॉक टेस्ट आते रहेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बाईलैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में सारा का सारा सिलेबस करा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।